तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग अपनी चैप्टर 9 को खत्म करने का प्रयास करेंगे। यूनिट 5 करवा चुका हूँ, यूनिट 1 भी करा चुका हूँ, यूनिट 2 भी करा चुका हूँ, यूनिट 3 भी करा चुका हूँ, यूनिट 4 का एक लेक्चर भी हो चुका है। तो टॉपिक है एक्सचेंज रेट और उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि मैं किसी विदेशी कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री की फॉरेन करेंसी को कितने में खरीदूंगा और कितने में बेचूंगा, तो उससे ये तय होता है मेरा एक्सचेंज रेट। ऑल वेल, मतलब आज मुझे यूएस डॉलर को खरीदने के लिए कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। मतलब क्या रेट पे मेरे को यूएस डॉलर मिलेगा, इसको नॉमिनल भी बोलते हैं, वो आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो फिर एक्सचेंज रेट का हमने रिजाइम पढ़ा। इसमें क्या होता है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है और एक फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो वाला रेट होता है जो कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से जो है वो आगे बढ़ता है। ये वो रेट है जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई से आप इस पर काम करते हो। और फिक्स एक्सचेंज क्या होता है, वो भाई वो जो गवर्नमेंट तय करके रखती है, सेट करके रखती है। ये हमारा हुआ था। आज की क्लास हमारी शुरू नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ओए, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, बातें करे जा रहे हो। एक्सचेंज रेट हमारा कौन सा है, दो तरीकों का। एक को मैंने नाम दिया कौन सा, और एक को क्या नाम दिया। देखो, अगले 2 मिनट के अंदर आपको एग्जैक्टली फिगर दे दूंगा कि दोनों का क्या मतलब होता है। एग्जाम में जो आएगा वो इन्हीं फिगर में से आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना। नॉमिनल का मतलब मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे यूएस डॉलर के लिए। मतलब फॉरेन करेंसी मैं जो खरीदने जाऊंगा आज, वो मुझे कितना अपना करेंसी देने के बाद मिलेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, नॉमिनल एक्सचेंज। नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है वो घूमने जा रहा हूँ यूएस। मेरा प्लान है, चलो यूएस नहीं जाएंगे, कनाडा जाएंगे, मेरे को अच्छा लगता है वहां पे। ठीक है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। ठीक है। अब कनाडा में मान लो मैं जाता हूँ, जाना चाहता हूँ, अगले महीने में जा रहा हूँ, मेरा वीजा वीजा जो है वो सब तैयार है। अब कैनेडियन डॉलर जो है वो 60 रुपीस के आसपास का है। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं 15 दिन तक कनाडा में रहूंगा। अब 15 दिन में मान लो मैंने लगाया कि भाई एक दिन कनाडा की फ्लाइट लगभग लगभग पूरा 1 घंटे, एक दिन का होता है। ठीक है, 20 घंटे के आसपास की फ्लाइट है। तो एक दिन मेरा फ्लाइट, एक दिन जाने का, एक दिन आने का, तो बच्चे मेरे पास कितने दिन, 13 दिन। अब 13 दिन में मैंने कहा कि भाई मैं 4 दिन रहूंगा वैंकूवर में, एक जगह है वहां पे वैंकूवर। भाई मैं 4 दिन रहूंगा नोवा स्कॉशिया। और बचे कितने, 5 दिन में 5 दिन रहूंगा टोरंटो में। ठीक है, तो भाई एक आधा मेरा रिलेटिव भी रहता है, कुछ मैंने वहां होटल वोटल कर लिए, सब कुछ ओके है, सही है। अब मैं कनाडा जाऊंगा और वहां गांधी दूं उसको, तो वो गांधी की जगह गाली देगा मैं। कनाडा में कौन सा रुपया चलता है, यार रुपया चलता ही नहीं वहां, कैनेडियन डॉलर। तो अब मैं वो कैनेडियन डॉलर कनाडा जाके लूं या यहीं से लेकर जाऊं, वहां जाके लूं, यहीं से लेकर जाऊं। क्यों, मैं इंडियन रुपीस बाहर ले जाऊंगा या ब्लैक का सिस्टम, ऐसे तो हर कोई ले जाएगा। इंडियन रुपीस यहां से ले जाएगा, 60 लाख ले जा रहा हूँ, क्या खर्च करूंगा वहां। अरे ब्लैक कर रहे हो तुम पैसा यहाँ से, तो तुम हमारी कंट्री से यहीं से लेकर जाओगे कैनेडियन डॉलर।
तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कैनेडियन डॉलर लेने। तो अब मैंने ये हिसाब किताब लगाया भाई मेरा खर्चा कितना है, तो मैंने कहा मेरा खर्चा होगा लगभग $1 लाख, 1 लाख कैनेडियन डॉलर। मान लो मेरा ये खर्चा है, ठीक है। यहाँ पर लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं, वहां का ये खर्चा है। मान लो, मान के चलो, चलो कम कर देते हैं, 50,000, डरो मत, ठीक है। $50,000 रीजनेबल है, ठीक है। अब मान लो मेरा ये खर्चा है कनाडा जाने का, 15 दिन का आराम से होता है भाई। तुम बैंकॉक भी फैमिली के साथ जाओगे ना, 5 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब वहां जाके भी छोले कुलचे खाओगे क्या? ठीक है जी। तो $50,000 मेरा खर्चा है, तो मैं $50,000 मुझे लेकर जाना है। तो अब जी मुझे पता होना चाहिए ना मेरे को ये $50,000 कितने इंडियन रुपीस में मिलेंगे। तो $1 ₹64 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इतने इंडियन रुपीस मेरे को देने पड़ेंगे, बदले में मेरे को क्या मिलेगा? कुछ 32 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे $50,000 के लिए। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉमिनल। ऑल वेल। अब बात करते हैं रियल की। देखो रियल सबसे अच्छा है, रियल रियल लाइफ में जो है वो चलता है, वो रियल का जूस भाई याद है, पिया है किसी ने? कहीं मत पिया करो, हेल्थ बहुत बेकार हो जाएगी तुम्हारी। सब मीठा, शुगर वुगर सब डाले, वो कलर वलर मिला के देते हैं। सबसे अच्छा है नॉर्मल फ्रूट लो, और फ्रूट को जूस मत बनाओ, नॉर्मल फ्रूट खाओ। तुम्हारा दोस्त क्या है, तुम दोनों भाई वो आए नहीं आज, क्यों? मैच में भी नहीं था? चलो रियल। अब रियल का मतलब देखो, नॉमिनल में मुझे करेंसी के बदले कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, और रियल में मुझे गुड्स के बदले कितनी करेंसी देनी पड़ेगी। नहीं समझे? जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो वहां से एक वॉच आ रही है, तो इस वॉच के बदले मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, ये मेरा रियल एक्सचेंज रेट है। और अगर मेरे को करेंसी खरीदनी है, तो मैं घूमने जा रहा हूं तो मुझे करेंसी चाहिए, तो उसके लिए मेरा क्या है? नॉमिनल। ऑल वेल। कैसा लगा जी? आ जाओ। देखो, for any country there are many nominal exchange rate because its currency can be used to purchase many foreign currency. While studying exchange rate economics make use of indexes that average these many exchange rate. Nominal exchange rate can be used to find the domestic price of foreign goods. However, trade flows are affected not by nominal exchange but instead by real exchange rate. Real में क्या होता है? गुड्स के बारे में पता लगता है। और नॉमिनल में क्या होता है? ये देखो, ये वाला सबसे पहला लाइन देखो, we have seen discussing so far about nominal, which refers to the rate at which a person can trade the currency of one country for the currency of real exchange rate is the rate which a person can trade the goods and service of one country for the goods or service of. It describe how many of goods or service in one country can be traded for one of that goods or service in a foreign country. मतलब जैसे कि मैं एक घड़ी यहाँ ले रहा हूं, और एक घड़ी मैं यूएसए में ले रहा हूं, तो हम कहते नहीं है कि यार यूएसए की ये इंडियन रुपीस के हिसाब से 10 लाख की घड़ी है, तो हम कहते हैं मैं तो यहाँ 10 खरीद लेता। कहते नहीं, डायलॉग मारते हैं ना, तू एक लाया मैं तो 10 खरीद लेता। ये मेरा रियल एक्सचेंज है। ऑल वेल। तो इसकी कैलकुलेशन होती है बच्चे, ये ना आपको फॉर्मूला याद करना है। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन। फॉरेन प्राइस से कंपैरिजन कर रहे हो, या रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज इनटू डोमेस्टिक डिवाइड बाय फॉरेन, या आप ऐसे कर लो, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स, एक ही बात। ऑल वेल।
तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, कर लोगे? बताओ जी, रियल मतलब क्या होता है? रियल एक्सचेंज क्या होता है? रियल एक्सचेंज मतलब दूसरी करेंसी मेरी करेंसी को कितना करेंसी देने में मेरे को मिलेगा दूसरी कंट्री का करेंसी, और रियल मतलब मेरे को कितना गुड्स मिलेगा यहां से गुड्स देने पर। समझ गए? अब ये कहता है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ी सी बात करो। अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। देखो बच्चे, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको आप शॉर्ट में फॉरेक्स मार्केट भी कहते हो। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं। तो कहता है फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेनली आर कमर्शियल बैंक executing order from exporters, importer, investment institution, insurance and retirement fund, hedgers and private investor। देखो समझना, मैं आपको ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, तब ये समझ पाओगे। बताओ, तुम लोगों को फॉरेन करेंसी चाहिए, कहां से मिलेगी? कहीं भी पनवाड़ी के पास जाके ले लो, भाई दियो जरा $20। ये जूस वाले से ले लोगे या किसी शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं? हमारे यहाँ सारी कंट्रियों के फॉरेन करेंसी शादी और पार्टियों पे भी खरीदे बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा मिलता है। तो भाई कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा जो फॉरेक्स मार्केट को चलाने के लिए बनाया गया हो, आरबीआई ने बनाया हुआ है। वैसे तो मेन आरबीआई देखता है पूरा फॉरेन करेंसी। आरबीआई ने अपने नीचे ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बैठा रखे हैं जो सिर्फ फॉरेक्स मार्केट को चलाते हैं। कुछ के नाम लेता हूं। कमर्शियल बैंक, नाम सुना है आपने? थॉमस कुक। थॉमस कुक। ताज का भी है। ताज होटल में कौन आते हैं? अंग्रेज है? आप लोग जाते हो? ज्यादातर अंग्रेज आते हैं। तो उनको इंडियन रुपीस चाहिए तो वो यहाँ आके, मान लो उन पे डॉलर है, इंडियन रुपीस खत्म हो गया तो वो यहाँ से एक्सचेंज कर लेते हैं। या अब ये यहाँ अपने देश से जा रहे हैं, उन पे कुछ रुपीस बच गया तो वो वापस देके चले जाते हैं। आया समझ? तो ये सब कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। तो उनमें से कई बैंक्स होते हैं। भाई आज मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरी पेमेंट आएगी, तो वो बंदा उधर से पेमेंट कहाँ पहुंचाता है? बैंक में। फिर बैंक मेरे को इंडियन रुपीस दे देता है। अब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे पेमेंट देनी है, तो मैं अपना इंडियन रुपीस बैंक में जमा करा देता हूँ, बैंक मेरा वहां पर फॉरेक्स दे देता है उसको कमीशन लेकर। आ गया समझ? कह रहा कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म ट्रेडिंग ऑपरेशन इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड एट देयर ओन एक्सपेंस। डेली टर्नओवर ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफन एक्सीड सेवरल बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स and many make their main profit by speculative operation with currency। अब करेंसी में स्पेकुलेशन भी होता है, वो कैसे? हेजिंग है यहां पर, देखो हेजर्स। मैं आपको हेजर्स के बारे में बताता हूं क्या करते हैं। हम दोनों हैं, मान लो ए और बी है। ए ने कहा 2 महीने बाद यूएस डॉलर जो हो जाएगा वो 85 रुपीज का होगा। बी ने कहा भाई ये 83 में रहेगा। तो दोनों के बीच में जो है वो क्या लग गई? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्पेकुलेशन है ये। जैसे शेयर मार्केट होता है, हम क्यों शेयर खरीदते हैं? बढ़ेगा। और शेयर कम भी, ऑल वेल। समझ में आ गई बात? तो इसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। सही है। तो भाई हेजर, सब कोई जीता कोई हारा, तो पैसे उसको जीतने हारने में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा। ब्रोकरेज हाउसेज आर ऑल्सो पेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। अब कई ब्रोकरेज हाउसेज है, जैसे मैंने आपको बताया वो थॉमस कुक, वो ब्रोकर है, वो कमीशन लेता है। जैसे मार्केट में 83 का यूएस डॉलर है, वो 83.50 का दे देगा। अब कोई अंग्रेज है, ताज होटल गया, उसको रिसेप्शन से ही मिल गए डॉलर, इंडियन रुपीस, तो रिसेप्शन वाले ने बदले में क्या लिया होगा? कमीशन। फ्री में थोड़ी करेंगे काम। तो ब्रोकरेज हाउसेज आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एज कॉन्ट्रैक्टर
between large numbers of bank, fund, commission houses, dealing center, etc. Commercial bank and brokerage house do not only execute currency exchange operation at prices set by other active players, but come out with their own prices as well. इनके खुद के भी prices होते हैं. Actively influencing the price formation process and the market life. That is why they are called market makers. तो देखो दो हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक कौन है, ब्रोकर्स. ये दोनों, मैंने दोनों का, ये तो बैंक है, मान लो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई. ब्रोकर मैंने थॉमस कुक, ठीक है, ताज, ये सब ब्रोकर. ऑल वेल. तो ये हमारा है. अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है. एक होती है करंट ट्रांजैक्शन, एक होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन. करंट ट्रांजैक्शन मतलब स्पॉट मार्केट, पैसे दे सामान ले. जैसे कि आज यूएसडी गूगल पे हमने परसों कल देखा था, कितना था, 83 मान लेते, चलो 83 रुपीज 0.6. तो भाई आज आपने मेरे को सामान दिया, यूएसए वाले ने सामान दिया, मैंने आज के हिसाब से 83.6 पर डॉलर पे कर दिया. $10,000 है, तो मैंने अकॉर्डिंगली $10,000 उसको दिए और $1 मेरे को 83.6 का पड़ा. तो मतलब मैंने बैंक में कितना दिया, 8,36,000 रुपए. बैंक ने उसको आगे वाले को $10,000 दिया, बात खत्म. दिस इज स्पॉट मार्केट. एक होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन. अब फ्यूचर ट्रांजैक्शन को समझना, भाई यूएस वाले से इंडिया वाले ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर वाले दिन रेट था 85.6 या 83.6 ही लगा लो, बट वो डिलीवरी करेगा 2 महीने बाद. ये पेमेंट भी कब करेगा, 2 महीने बाद. अब भाई 2 महीने बाद रेट मान लो 85.6 हो गया तो, या 82 हो गया तो, 82 हो गया तो इंडियन का फायदा, 85.6 हो गया तो इंडियन का नुकसान. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले से फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि देख भाई बाद में रेट कुछ भी हो, हमारा यही चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर. दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मार्केट. आ गया भाई. यहां से क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से. फ्यूचर ट्रांजैक्शन wherein contract are agreed upon to buy or sell currency for future delivery which are carried out in forward or in future. आ गया. चलो अब आगे करते हैं हम टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट. अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है भाई, आज मेरे को यूएस डॉलर चाहिए तो मुझे कितने में मिल रहा है, मेरे को कैनेडियन डॉलर चाहिए तो मुझे कितने में मिल रहा है, वो मेरा कौन सा है. अच्छा बताओ, ये जो रेट है कितने में मिल रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड होता है, बोलो ना, मार्केट सप्लाई ऑफ डिमांड एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो ये वही कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट. कह रहा है एज यू ऑलरेडी नो द की फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग प्राइसेस इज द ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द. भाई जो भी है की फोर्सेस, जो भी रेट तय होता है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई से ही तय होता है. Usually the supply of and demand for foreign exchange in the domestic foreign exchange market determine the external value of the domestic currency or in other words country's exchange rate. मतलब यूजली जो सप्लाई है डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात, हमारे इंडिया की बात करो, द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो डोमेस्टिक करेंसी की क्या एक्सटर्नल वैल्यू है, उससे हमारा एक्सचेंज रेट यहां पर भी जो है वो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ता है, या वो फेवरेबल में भी होता है. प्रेशर कब पड़ेगा, जब यूएसडी महंगा हो गया, तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और यूएसडी मान लो सस्ता हो गया तो
तो individuals, institutions and government participate in the foreign exchange market for a number of reasons. On the demand side, people desire foreign currency to, पहले डिमांड साइड देखो, लोगों को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए भारत में, आपको क्यों चाहिए बताओ? आपको अनदर कंट्री से कोई गुड्स और सर्विसेज क्या करनी है? परचेज करनी। अब मान लो मुझे कनाडा घूमने जाना है, तो मुझे सर्विस परचेज करनी है या नहीं? होटल वाले की, फ्लाइट वाले की, वहां पर मुझे घुमाएगा, वो शिप दिखाएगा, अलग अलग जगहों पर ले जाएगा। ऑल वेल, तो दिस इज परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरा कहता है फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे गिफ्ट, अवार्ड, ग्रांट, डोनेशन और एंडोलमेंट। मेरा बेटा पढ़ता है यूएस में, तो मेरे को उसको जो है वो पैसा भेजना है, या मान लो मेरे को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसको एक गिफ्ट भेजना है, उसका बर्थडे है, भाई तूने भी मेरे को दिया था गिफ्ट, तेरा एहसान नहीं रखना, ये पकड़। तो मेरे को इंडियन रुपीज में भेजू या फॉरेन करेंसी में? तीसरा, टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पे आउट अब्रॉड, इन्वेस्ट कर रहा हूं भविष्य फॉरेन में, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड वालों ने खरीद रखे हैं दुबई में घर। टू परचेज फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक और बॉन्ड अब्रॉड, मेरे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर खरीदने टेस्ला कंपनी के, बर्कशायर के। मैं फॉरेन बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, तो बैंक में पैसे डालूं या नहीं? वहां इंडियन रुपीज डालूं, जाके ले गया 500 की गड्डी ले भाई, मुंह पे मारेगा साले, भाग। टू एक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल एंड फॉर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग और रिस्क अवॉइडेंस एक्टिविटी। हेजिंग करने के लिए मेरी जेब में पैसा होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा 85 का होगा, वो कह रहा है 83 का होगा। अब मान लो 83 का ही हो गया, तो मैं हार गया, तो मेरे को बैलेंस पैसा देना पड़ेगा। और 85 का हो गया, मैं जीत गया, तो वो मुझे देगा। तो ये सारी की सारी जो चीज है, ये क्या है? ये हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए। द पार्टिसिपेंट ऑन द सप्लाई साइड ऑपरेट फॉर सिमिलर रीजन, और वहां वाले बंदे पे भी यही रीजन होते हैं। अब मान लो उसको चाहिए, तो वो हमारे इंडिया में आके परचेज करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में डोनेट करेगा, ग्रांट देगा, रियल कैपिटल खरीदेगा, तो ये रीजन उसके लिए भी उसकी कंट्री में हो जाएंगे। ऑल वेल, thus the supply of foreign currency to the home country result from purchase of home export, unilateral transfer to home country, investment income वगैरह वगैरह। We shall now look into how the foreign exchange market work. Similar to any standard market, the exchange market also face a downward sloping demand curve and upward sloping supply curve. बताओ, मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कब करूंगा? बताओ, मैं अभी कैनेडियन डॉलर कब लूंगा? जब कैनेडियन डॉलर, मतलब डॉलर का प्राइस कम तो उसकी डिमांड। ऑल वेल, या मैं इंडियन रुपीस को मार्केट में कब उतारूंगा? जब उसका प्राइस, तो मैं सप्लाई, तो मेरे बच्चे डिमांड, ये रहा सप्लाई। ऑल वेल, बोलो जी बोलो। और ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, इस लेवल पे मेरा, इसी को रेट बोलते हैं, यहीं पर तय होता है कि इस रेट पर डिमांड और सप्लाई बराबर। ऑल वेल, चलो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। तो एक्सचेंज रेट में चेंज होते हैं 4 तरीकों के, आगे आएगा, मैं यही क्लियर कर देता हूं। अगर फ्लोटिंग की बात आप कर रहे हो, तो हमारा इंडियन रुपीस या तो एप्रिशिएट होता है या तो डेप्रिशिएट होता है। जैसे फिलहाल तो डेप्रिशिएट ही चल रहा है, किसी किसी दिन आता है भाई रुपया मजबूत हो गया, 85 पैसे मजबूत,
मतलब हमें डॉलर अब 85 पैसे सस्ते में मिलेगा, मतलब एप्रिसिएशन। और मान लो रुपया टूट गया, कहते हैं न्यूज में रुपया टूट गया जी 1 रुपए से, 80 रुपए का डॉलर था, अब 81 का मिलेगा मेरे को, तो वो मेरी वैल्यू क्या हो गई? ऑल वेल। और जब बात फिक्स की होती है तो वहां पर होता है रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। बताओ जरा क्या मतलब है? जब गवर्नमेंट खुद फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट ये देख रही है कि भाई मार्केट के हिसाब से, गवर्नमेंट ना करेंसी पे पूरा कंट्रोल रखती है ना। आपने मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ा होगा, जब लगता है मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है वो मनी खींच लेती है, जब लगता है मनी की सप्लाई कम हो रही है तो वो सप्लाई बढ़ा देती है, लोन वोन सस्ता कर देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। ऐसे ही फिक्स में रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मतलब प्राइसेस बढ़ाना करेंसी का, और डिवैल्यूएशन मतलब कम करना। ये गवर्नमेंट की सोच पर है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ये डिमांड सप्लाई पे बेस बात नहीं करता, ये डिमांड सप्लाई पे बात करता। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो मैंने बात बताई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, यहां लिखा हुआ है चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पोर्ट्रे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी। द टर्म रूपी करेंसी एप्रिशिएट एंड करेंसी डेप्रिशिएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कम हो गया, डेप्रिशिएट बढ़ गया, तो करेंसी एप्रिशिएट व्हेन इट्स वैल्यू इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ करेंसी और अ बास्केट ऑफ अदर करेंसी। तो दूसरी करेंसी के मुकाबले हमारी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। On the contrary, currency depreciate when its value falls with respect to the value of another currency or basket of other. We shall try to understand with this example. For example, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट में जनवरी महीने में $1 70 रुपए का था, बाद में अप्रैल महीने में $1 75 रुपए का हो गया, तो मेरे भाई डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट? डेप्रिशिएट। हमारी वैल्यू तो कम हो गई, अबे हमें 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सही है, हमें याद देखो हमारी वैल्यू क्या हो गई? अपनी देखना, पहले तू $1 के लिए 70 देता था, अब 75 दे रहा, तो तेरी बेइज्जती हुई है उसकी हुई है? मैं अपनी करेंसी से देखूंगा ना। अगले तू ये बता, तू इंडिया से बाहर जा रहा है, जनवरी में तू $10,000 अगर लेकर जाता तो तुझे देने पड़ते 7 लाख रुपए। अप्रैल में तू $10,000 लेकर जाएगा तो तुझे देने पड़े 7.5 लाख रुपए। तो तेरी करेंसी मजबूत हुई है कमजोर हुई? तो इतनी सी तो बात पढ़नी है हमें। तो जो जेब से दे रहा है वो डेप्रिशिएट हुआ है या बढ़ा? अब मान ले कि करेंसी उसकी 65 हो जाती, मतलब $1 65 में मिलता, तो तेरे 50 बच गए ना, यानी तेरी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। ऑल वेल। तो ये एग्जांपल प्रॉपरली ये रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर मान लो रूपी डेप्रिसिएशन हियर मींस दैट रूपी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। अब मान लो दूसरा एग्जांपल है, $1 75 की जगह अब 70 का मिल रहा है, तो ये मेरा क्या है? एप्रिसिएशन हो गया। सही है, चलो। टू पुट मोर क्लियरली, होम करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब विच इज सेम एज फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, मतलब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उनकी क्या हुई होगी, और मेरी करेंसी एप्रिशिएट हुई तो उनकी क्या हुई हुई। सही है, और फ्लोटिंग में यही होता है। तो अंडर ए फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इफ फॉर एनी रीजन डिमांड कर फॉर फॉरेन करेंसी शिफ्ट टू द राइट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी and supply कर remain unchanged, then the exchange value of foreign currency rises and domestic currency depreciate in its value। ध्यान से सुनना,
यहां पर थे, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई। बताओ फॉरेन करेंसी की डिमांड कब बढ़ी होगी? हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई होगी। सोच के देखो, सोच के देखो, बताओ कैसे? जब हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो फिर हमारी डिमांड बढ़ेगी इंडियन रुपीस की, या फॉरेन करेंसी वो लोग हमसे मतलब डॉलर मांगेंगे? तो अच्छे से समझना, ध्यान से देखो। होम करेंसी डेप्रिसिएशन की ये बात कर रहा है, किसकी? होम करेंसी। तो पहले हमारा यहां पर था, अंडर ए फ्लोटिंग रेट इफ फॉर एनी रीजन द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी शिफ्ट टू द राइट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द, तो यहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड है, ठीक है। एंड सप्लाई कर रिमेन अनचेंज, और सप्लाई कर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जितनी सप्लाई थी पहले से उतनी है। देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएगी, और डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? जैसे सप्लाई कर अनचेंज है, यूएस को ये बात पता है कि इंडियन जो है वो यूएस डॉलर ज्यादा मांग रहे हैं, तो यूएस उसका क्या करेगा, प्राइस, और जैसे यूएस का प्राइस बढ़ा मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ आया समझ? नहीं आया? एक बार और बताता हूं। आप यूनाइटेड स्टेट्स हो, मैं इंडिया हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भाई दे दो ना डॉलर, दे दो ना डॉलर, तो फिर आप अपने डॉलर को क्या कर दोगे? बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। तो मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी पढ़ती है यूएस में, मुझे जाना है, तो ये बात आप जानते हो। भाई यूएस ने सारे डेटा देख लिए होंगे ना कि कितने इंडियन के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कितने इंडियन का बिजनेस यहाँ है, तो उनको यहाँ आने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, तो यूएस ने रेट क्या कर दिया। अब मैं कब आपसे पैसे मांगू, जब भी मांगूंगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड में क्या कर रहा हूं, और आपने वहां से रेट बढ़ा दिया। पहले 70 रुपए में थे, अब आप मुझे 75 रुपए में दे रहे हो, तो मुझे 5 रुपए ज्यादा देने पड़े, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई? ऑल वेल, आ गया? चलो, अब होम करेंसी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब मान लो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ रही है, अब यूएस वाला कह रहा है लो भाई मेरा फॉरेन एक्सचेंज लो, मेरे को कोई गरज नहीं है, मेरे को कोई गरज, और तू बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास आलू जो है, आलू की खेती बहुत तगड़ी हुई है, मैं आया आपके पास, मैंने कहा आलू खरीद लो, आप खरीद रहे हो 1 किलो, मेरे पास खेती हुई है 10 किलो की, मैं बोलूंगा एक काम कर 10 रुपए किलो मत ले, 5 रुपए किलो ले ले जा। आप बोलोगे दे दे, भाई मैं भी कभी मंडी जाता हूँ, मान ले आम वाले ने मुझे आम बोला 50 रुपए किलो, तो 100 का 2 किलो हो गया, तो मुझे कहता है सर एक काम करो 200 का 5 किलो ले जाओ, तो मैं भी 200 का 5 किलो ले लेता हूँ। क्यों? मेरे को 50 रुपए बच रहे। अच्छा वो मुझे 200 का 5 किलो क्यों दे रहा है? उसका प्रोडक्शन तगड़ा है भाई, उसकी रेडी खाली होगी दोबारा भर लेगा वो, उसका तो ये जितना ज्यादा बेचो उतना। आ गया समझ? तो ऐसे में हमारी वैल्यू एप्रिशिएट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपकी सप्लाई ज्यादा है, तो यहां पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी।
किस केस में? अभी हम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, डिमांड अनचेंज है, और पहले डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं सप्लाई अनचेंज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिवैल्यूएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। तो मैं इसके अंदर तो नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं। बताओ जी, डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कम हो गई, या करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन, कम होगी तो डेप्रिसिएशन। अगर ये फ्लोटिंग में होता है, और फिक्स की बात करें तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, वो या तो रिवैल्यूएशन करता है या, चलो तो ये आपका अच्छा पॉइंट है, जरा इसको समझेंगे। कहता है इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज impacts of exchange rate fluctuations on domestic economy। एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट होता है उसका डोमेस्टिक इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी आप इंडिया के बारे में सोचना। द फैक्ट दैट अमंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल exchange rates are perhaps the most closely monitored, analyzed and manipulated economic measure, highlights the overwhelming importance of exchange rate in an economy. The unpredictability of the market caused by exchange rate fluctuation can profoundly determine a country's economic performance। पता है आपको, एक्सचेंज रेट जो है वो किसी भी देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिसाइड करता है या नहीं? पता है आपको, अगर कहीं मार्केट में रुपया टूटता है ना तो उसका बहुत इफेक्ट स्टॉक मार्केट वगैरह पे भी पड़ता है, और जिस दिन मजबूत हो जाता है उस दिन और मजा आता है। Knowledge about the possible effect of exchange rate fluctuation enable us to have an understanding of the appropriateness of exchange rate policy, especially in developing countries. In the discussion that follow, we shall examine the impact of exchange rate fluctuation। ठीक है, तो सबसे पहला Number one, fluctuation in the exchange rate have a significant role in determining the nature and extent of country's trade। हाँ या ना? मान लो मैं यूएस से ट्रेड करता हूं, मेरा एक्सचेंज रेट जो है अभी फिलहाल 83.5 है, मान लो 87 हो जाता है, और मैं अगर 87 करता हूं, अगर 87 हो जाता है तो मेरे को इंपोर्ट महंगा पड़ेगा या नहीं? और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में मेरा मजा है, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी? एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना। दूसरा कहता है फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द इकोनॉमी बाय चेंजिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस एंड फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ या ना? अगर इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट वो हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो डोमेस्टिक और फॉरेन के प्राइसेस में क्या होंगे? अब जैसे कि मान लो फॉरेन से कोई इंपोर्ट हम कर रहे हैं, आज हमें इंपोर्ट सस्ता पड़ा, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सस्ता बेचेंगे, उससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? और वहीं पर मेरे को इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, तो मैं यहां और महंगा बेचूंगा, डोमेस्टिक वाले के वारे नहीं आ रहे, वो खुश, वो बंदा अपना सेल तगड़ा मार रहा है। आ गया? All else equal or other things remaining same, an appreciation of country's currency raises the relative price of its export and lower the relative price of its import. Conversely, depreciation lower the relative price of country's export। तो डेप्रिसिएशन हुआ है तो क्या मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा? मेरा दिमाग खराब है। और एप्रिसिएशन हुआ है तो एक्सपोर्ट दबा के बड़ा 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 बड़ा, मतलब मुझे यूएस डॉलर पहले 83 का मिलता था, अब 80 का मिला, मतलब एप्रिसिएशन हो गया, तो दबा के करूंगा इंपोर्ट, ऑल वेल। और वही मेरे को उसका उल्टा हो रहा है तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। सही है? तो ये यहां पर पूरा एग्जांपल दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट, एक्सचेंज रेट चेंज इफेक्ट इकोनॉमिक
एक्टिविटी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये मैंने अभी बताया, मान लो डेप्रिसिएशन हुआ है डोमेस्टिक करेंसी में, तो प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो क्या हो जाएगा, होम कंट्री में महंगा हो जाएगा, होगा या नहीं? मतलब मुझे वो महंगा पड़ेगा, फिर मैं इंपोर्ट करूंगा, मुझे महंगा मिला, मैं आगे भी महंगा बेचूंगा, आप लोगों पे असर पड़ेगा। और वहीं एप्रिशिएट हुआ होता तो सस्ता पड़ता, तो मैं सस्ता बेचूंगा फिर मार्केट में। चौथा, फॉरेन इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट आर सिग्निफिकेंटली हाई, ए डेप्रिशिएटेड करेंसी वुड मीन अ लॉट ऑफ गेन। आया ना? In addition, अगर export originate from labor intensive industry, increase export prices will have positive effect on the employment and potentially on depreciation is also likely to add to consumer price inflation in the short run। है ना? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन शॉर्ट रन में डेप्रिसिएशन से बढ़ेगा या नहीं? करेंसी की वैल्यू कम हुई, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो महंगाई मतलब क्या? डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन। The fiscal health of the country whose country depreciate is likely to be affected with rising export earning and import payment and consequent impact on current account balance। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है आपने? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और फॉरेन एक्सचेंज में होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो बताओ, जो हमारी फिस्कल हेल्थ है किसी भी कंट्री की, क्या वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से डिपेंड नहीं करती? एप्रिशिएट होगा तो हेल्थ अच्छी, और डेप्रिशिएट होगा तो हेल्थ ऑल वेल। वो कंपनी जिन्होंने बोरो किया फॉरेन एक्सचेंज में बाहर के लोगों से, but have been careless and did not sufficiently hedge these loan against foreign exchange risk would also be negatively impacted। अगर डेप्रिशिएटेड डोमेस्टिक करेंसी होगी तो उनका डेप्ट बर्डन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं? मैंने लोन लिया फॉरेन से, यूएस से लोन लिया, साला यहां से करेंसी बढ़ गई, डेप्रिशिएट हो गई, तो मेरा लोन महंगा होगा या नहीं? ऑल वेल। Countries with foreign currency denominated government debt, currency depreciation will increase the interest burden। सरकार के डेप्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। Exchange rate fluctuation make financial forecasting more difficult for firm and larger amount will have to be earmarked for ensuring against exchange rate risk through hedging। ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना मार्केट में, तो रिस्क बढ़ जाता है, हमें फिर हेजिंग करनी पड़, हमें अलग से थोड़ा पैसा रखना पड़ता है, कल को साला और महंगा हो गया तो बोलो टेंशन है या नहीं? 10th point, with growth of investment across international boundaries, exchange rate have assumed special significance। Investors who have purchased a foreign asset or the corporation which float a foreign debt will find themselves facing foreign exchange risk। बताओ, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है तो मैं बाहर इन्वेस्ट करूंगा या कोई मेरे पास इन्वेस्ट करेगा? डरेंगे नहीं? पर चला मैंने खूब ले लिए वहां पर, शेयर वेयर सब ले लिए, और महंगा हो गया, और महंगा हो गया, या सस्ता हो गया, समझ गए? महंगा होने पे एक का रिस्क का फायदा, सस्ता एक का, मैं एक के लिए महंगा हो तो दूसरे के लिए क्या होगा? अगला 11 कह रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर आर लाइकली टू बी इनडिसिसिव और हाईली कॉशियस बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री दैट हैज हाई एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी। जिनकी वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, वो बहुत डरते हैं। मतलब जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर कंपनी में पैसा लगाओ, आज वो 100 रुपए का शेयर है, कल को 80 पे पहुंच जाए, फिर 40 पे पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। इसको मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं, हाई है। और कई कंपनियों के शेयर है जो 10 रुपए बढ़ेंगे, 10 कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो भाई रिस्क क्या है? अर्निंग कम है तो रिस्क भी तो कम है। जैसे म्यूचुअल फंड है, धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे कम होगा, एक साथ कभी वो मार्केट वो डराएगा नहीं आप। ऑल वेल। आगे कहता है, एन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल। तो
एप्रिसिएशन के ये कंसीक्वेंस होंगे, अभी सारे किसके थे, डेप्रिसिएशन के। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट विल फॉल। Since import become cheaper, we may expect an increase in the quantity of import. Appreciate हो गया, appreciate होने पे export महंगा हो जाएगा और import सस्ता हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूं, अब मैं import बढ़ाऊं, सही है। The outcome of appreciation also depend on stage of business cycle. If appreciation set in during the recessionary phase, result would be further fall in aggregate demand and higher level of unemployment. मान लो एप्रिसिएशन तब हो रहा है जब रिसेशन चल रहा है मार्केट में। If the economy is facing a boom, an appreciation of domestic currency would trim down inflationary pressure and soften the rate of growth of the economy. और वहीं appreciation हुआ है तो फायदा होगा या नहीं? An appreciation may cause reduction in level of inflation. देश में महंगाई चल रही है, पता चला मार्केट में कम से कम ये तो है रुपीस मजबूत हो गया, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कंट्रोल में। चौथा, with increasing export prices, competitiveness of domestic industry is adversely affected. Therefore, firms have greater incentive to introduce technological innovation and capital intensive production to cut cost to remain competitiveness. मतलब बताना जरा चौथा पॉइंट, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, वही सामान हम कहाँ बेचेंगे, डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर फायदा उसको मिलेगा जो इनोवेटिव काम करता हो, जिसने अपनी कॉस्ट कम कर ली। आगे समझ, ऑल वेल। पांचवा, increasing import and declining export are liable to cause larger deficit and worsen the current account. However, the impact of appreciation on current account depend upon elasticity of demand for export and import. ये पॉइंट आप एक दो हैं, ये वाले आप पढ़ो, ये खत्म हमारा। कैसा लगा जी, छोटा सा पूरा मैंने रटवाने का प्रयास किया, तो अब हमारा आज बहुत दिनों बाद फाइनली चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। ऑल वेल।